हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज आपका यूपी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में आपके 25 प्रैक्टिस सेट होंगे, तो आप भी हमारे साथ तैयारी कीजिए और लगातार प्रैक्टिस सेट कर लगाते रहिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का योगफल 11 है, उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो उनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये दो संख्या मान लेते हैं, ए और बी, दोनों का योगफल दे रखा है 11, ठीक है। उनके वर्गों का योगफल दे रखा है 65, ठीक है। तो हमें उनके घनों का योगफल निकालना है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे हम संख्याओं को मान सकते हैं या फिर आप वैल्यू रख के भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे ए और बी दोनों का योगफल 11 है और दोनों के वर्गों का योगफल 65 है। जैसे दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू 7 आएगी और बी की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। जब ए बराबर 7 और बी बराबर 4 रखेंगे तो आपका पहला समीकरण भी संतुष्ट होगा और दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 4 है। ए क्यू प्लस बी क्यू निकाल लीजिए, 7 की पावर 3 प्लस के 4 की पावर 3। 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 343 प्लस बी की पावर 4 की पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 64। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 407। 407 का ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये आपका शॉर्ट तरीका होगा, इस तरह से वैल्यू को एज्यूम करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया 407, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में दिया है, एक कार्यालय में 108 मेजें हैं और 132 कुर्सियां हैं, ठीक है। और यदि 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाती हैं, ठीक है। यदि 1/6 मेज टूट जाएंगी तो कुल मेजें कितनी थी, 108 थी, तो 108 का 1/6 टूट गया, यानी कि 18 मेजें टूट गई। तो बची कितनी, 108 में से 18 टूट गई तो बची कितनी, 18 घटा दीजिए, यानी कि 90 मेजें अभी भी उसकी बची हुई हैं, ठीक है। और कुर्सियाँ कितनी, 132, 132 में से 1/4 टूट गई हैं, तो कुर्सी कितनी बची, 132 का 1/4 टूट गई, यानी कि 4 × 12, 4 × 12 33 कुर्सियाँ आपकी टूट गई। तो बची कितनी, 132 थी, 132 में 33 घटा दीजिए, कितनी बची, 99 कुर्सियाँ अभी भी आपकी बची हुई और 90 मेजें अभी भी आपकी बची हुई हैं। पूछा क्या है, यदि उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं, यानी एक मेज चाहिए एक कुर्सी चाहिए, तो ऐसे कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं, तो यानी कितने जोड़े बन सकते हैं इनके, तो इनके 90 जोड़े बन सकते हैं, यानी 90 मेज हो जाएंगी और 90 क्या हो जाएंगी, कुर्सियाँ। 9 कुर्सियाँ आपकी एक्स्ट्रा बच जाएंगी, तो कितने लोग काम कर सकते हैं उसमें, 90 लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक आदमी को एक कुर्सी चाहिए, तो 90 लोगों को 90 कुर्सियाँ तो मिल जाएंगी। बाकी जो 9 कुर्सियाँ बची उनके लिए आदमी, यानी उनके लिए मेजें नहीं बचेंगी। कितने आदमी काम कर सकते हैं, तो 90 आदमी काम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुने का योग 11/2 है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई भिन्न है, मतलब कोई भिन्न है और उसके व्युत्क्रम के 7 गुने का योग 11/2 है। तो इस तरह से सवालों को शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन की सहायता से। मान लेते हैं वो भिन्न के हमारी 7/2 है, भिन्न 7/2 है, तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 2/7, और व्युत्क्रम का कितना गुना है, 7 गुना, और दोनों का योग कितना बैठना चाहिए, दोनों का योग बैठना चाहिए 11/2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 7/2 प्लस के 2, 2 दूनी 4 और 7 11, कितना आ गया, 11/2 आ गया, और 11/2 ही हमारा आना चाहिए था। इसका मतलब वो भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, 7/2 भिन्न हमारी वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संख्याओं 16, 36, 45 और 48 में प्रत्येक से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो कि 16, 36, 45 और 48 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए 16, 36, 45 और 48 से कटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए आपको। तो देखिए, जो संख्या 16 से कटेगी वो 16 का फैक्टर होता है 8। क्या होता है फैक्टर, 8 भी होता है और 4 भी होता है। क्योंकि संख्या 4 से कटने की शर्त क्या होती है, उस संख्या के अंत के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 30 जो है वो 4 से कटता है तो नहीं कटता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए, जो संख्या 16 से कटेगी 16 फैक्टर 8 से भी कटनी चाहिए। 8 से कटने की शर्त होती है कि अंत के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। क्या 180 8 से कटता है, तो आप कहेंगे 180 8 से नहीं कटता है, ठीक है। और 740, ठीक है, 740 पे आपका 8 से नहीं कटता है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए आपका ग्राफ दे रखा है, ये छात्रों की संख्या है, इधर आपके वर्ष है। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि वर्ष 2017, 18 और 21 में सफल छात्रों का औसत क्या है। 2017 में कितने थे, 2017 में 115 थे। 2018 में कितने हैं, 2018 में 135 है।
2021 में कितने हैं? 2021 में आपके 155 है। इन तीनों का औसत पूछा है आपसे। देखिए, एक तरीका तो औसत निकालने क्या होता है, तीनों का योग कर लीजिए और 3 पद हैं तो 3 से भाग कर दीजिए। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 का। इन दोनों डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 20 का। जब डिफरेंस क्या हो, समान हो, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका क्या होता है? एवरेज होता है। वही उसका क्या होता है? औसत होता है। तो इन तीनों संख्या का औसत कितना बन जाएगा? 135 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, बड़े ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 0.9 माइनस के 2.3 माइनस के 3.2 माइनस के 7.1 और आपका 5.4 3.5। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ये होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, और फिर ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, और डी का मतलब डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, और फिर आपका ऐड, और फिर आपका सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। ठीक है, इस क्रम में चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। और चूँकि यहाँ पे कोष्टक दे रखे हैं, सबसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व होता है? तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व होता है रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला, और फिर आपका बड़ा वाला कोष्टक। चूँकि रेखा कोष्टक यहाँ पे दे नहीं रखा कहीं भी, छोटा कोष्टक से शुरुआत होगी, तो छोटा कोष्टक कहाँ पर दे रखा है? यहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं, इसके अंदर की चीज़ों को ही इस नियम से ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब यानी कि इस कोष्टक के अंदर देखिए कहीं भाग है, तो पहले भाग सॉल्व करेंगे। भाग है नहीं है, गुणा भी नहीं है, प्लस भी नहीं है, किसका सॉल्व नंबर आएगा? माइनस का। ठीक है, तो पहले इन दोनों को माइनस वाले को देख लीजिए। प्लस का यहाँ पे है, पर पहले इन दोनों को माइनस कर लीजिए। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस के 5.4 माइनस के 3.5 दोनों को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? तो ये आपका यहाँ बचेगा 7.1 और माइनस के हो जाएगा आपका ये 8.9। ठीक है, छोटे ब्रैकेट के अंदर, यानी ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं पहले। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 7.1 है, ये माइनस का 8.9 है। बड़ी वाली संख्या घट जाएगी, बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी, कितना बचेगा? ये माइनस का बचेगा 1.8। ठीक है, यानी इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा? माइनस का 1.8। क्लियर। अब चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? आपका प्लस बन जाएगा। क्लियर। तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का 1.8। अब इस मझले ब्रैकेट के अंदर चीज़ें देखिए, मझले ब्रैकेट के अंदर चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी? तो देखिए, इसके अंदर रखा है कोष्टक के अंदर 2.3 माइनस के 3.2 और प्लस का 1.8 यहाँ से मिल गया था। अब इसको सॉल्व करिए, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए पहले, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.1 माइनस का 3.2। अब प्लस वाले में माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 0.9। ठीक है, 0.9 किसका आ जाएगा? आपका प्लस का आ जाएगा। अब चूँकि इसके बाहर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा आपका, देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर 0.9 तो पहले से ही दे रखा है, अब माइनस का 0.9 यहाँ से मिल जाएगा, तो कुल मिला के कितना बचेगा? तो ये से ख़त्म हो जाएगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा आपका। कितना बचेगा? 0। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ से 1.8 बचा था और यहाँ इसमें पूरे में 0.9 बचेगा, माइनस का 0.9 और प्लस का 0.9 मिलके 0 बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, 3 संख्या का औसत 58 है। पहली संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है। ये तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्या दे रखी है, पहली, दूसरी और तीसरी। 3 संख्या का औसत दे रखा है 58। जब औसत 58 है तो 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा? योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत है 58 और संख्या कितनी है? 3, तो इनका योग कितना बैठेगा? 174। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है। तीसरी संख्या को यदि हम 4x मान रहे हैं तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, क्योंकि जो पहली संख्या है वो तीसरी की 3/4 है। तो तीसरी संख्या को हम 4x मान लें तो पहली कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि जो तीसरी संख्या है दूसरी से 24 अधिक है, तो दूसरी कितनी होगी? इससे 24 कम, यानी कि 4x माइनस के 24। अब तीनों संख्या का योग कितना है? तीनों संख्या का योग है 174। तो देखिए 3x प्लस के 4x माइनस के 24 प्लस के 4x बराबर 174। 3x और 4x 7x, 7x प्लस 4 यानी कि 11x माइनस के 24 बराबर 174। तो 11x बराबर हो जाएगा 24 इधर जाके प्लस हो जाएगा 198। ठीक है, देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 18।
एक्स की वैल्यू 18 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 18 तिया 54 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 18 चौक 72 माइनस के 24 यानी कि 48। पहली और दूसरी का अंतर पूछा था आपसे, पहली और दूसरी का अंतर, पहली दूसरी का अंतर कितना हो जाएगा 54 माइनस के 48 यानी कि 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के बराबर है तो 650 का x% 780 के x - 10% से कितने प्रतिशत अधिक है और निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध हमें ये निकालना है, यानी हमें निकटतम में आंसर निकालना है। ठीक है, देखिए 110 का x% कम करने पर 110 का x% कम करने कितना आ जाएगा 100 माइनस के x%। ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है आपको 50 का x% बढ़ाने के बराबर। 50 का जब हम x% बढ़ाएंगे तो 100 + x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 11 × 100 1100 हो जाएगा, माइनस के 11x हो जाएगा, इधर आपका 500 प्लस के 5x हो जाएगा। 11x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 और 11 16x और 500 इधर माइनस का आएगा तो 11 में 500 माइनस कर देंगे तो 600। कुल के x की वैल्यू हो जाएगी 600 बटे में 16, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 150 बार, 2 से 2 बार, 2 से 75 बार, 75 बटे 2 यानी कि 37.5%, 37.5 रहेगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब पूछा गया है कि 650 का x%, तो 650 का 37.5% निकालिए पहले तो, और फिर निकालना है हमें 780 का कितना x - 10, x - 10 x की वैल्यू कितनी है 37.5, 37.5 में 10 घटा देंगे तो 27.5%। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें निकालनी। अब देखिए 650 का 37.5% निकालेंगे तो 650 का 37.5 बटे में 100। ठीक है, वैसे 37.5% की एक्चुअल वैल्यू जो होती है भिन्न में वो 3/8 होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करता हूँ। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, 0 आ जाएगा, 25 से कटेगा ये 40 बार, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 12 बचे, 25 × 5 125, 5 से काटिए 3 बार, 5 से कटेगा 8 बार, 3/8 यहाँ पर आपकी निकल के आ जाएगी वैल्यू। 8 से काटिए, देखिए यहाँ बचा आपका 650 × 3/8। चूँकि हमें वैल्यू निकटतम में चाहिए तो इसको हम 8 से काट देंगे, 8 × 64, 1 बचा 10, 8 एकम 8, यानी 81 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें पूर्णांक में ही लेना है। 81 × 3 कितना हो जाएगा आपका 243। ठीक है, एक वैल्यू हमारी निकल के आ गई। ऐसे हमें यही वैल्यू निकालनी है, तो 780 का 27.5%, 780 का 27.5% को चेंज कर लीजिए, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग जाएगा, बटे में आ जाएगा 0, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0 आ जाएगा। 25 से काटिए 40 बार, और 25 से कटेगा 25 से कम 25, 25 से कम 25। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 2 से काटिए 2 बार, 2 से कटेगा आपका 39 बार, यानी आपका हो जाएगा 39 × 11 बटे में 2। 11 गुणा कर लीजिए, ऊपर कितना आएगा और 2 429 बटे में 2, इसको आगे भाग करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 214 बनेगा, 214 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको पूर्णांक में लेना है। अब आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि 650 का x% यानी 243 जो निकल के आया था वो 780 के x - 10% से कितने % अधिक है, यानी 243 है वो 214 से कितने % अधिक है। तो प्रतिशत अधिक कैसे निकालेंगे, देखिए 214 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 29 अधिक है। कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 29 अधिक है। किससे पूछा था, इससे पूछा था 214 से। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, चूँकि हमें आंसर निकटतम में चाहिए तो 29 को हम थोड़ी देर के लिए 30 मान सकते हैं। कितना मान लेते हैं हम, अपनी सुविधा के लिए 30 मान लेते हैं। 30 से कितने कटेगा, 7 21, यानी लगभग 7 पॉइंट समथिंग बार कटेगा। ठीक है, और 1/7 का गुणा 100 में करेंगे तो कितने % के बराबर आता है, 14 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। निकटतम में हमें आंसर चाहिए तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा, 14 के आसपास वाला हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 14 के आसपास आंसर आपका ही ऑप्शन नंबर डी वाला ही है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप शॉर्ट में कर सकते हो। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है। देखिए आबादी 2 वर्ष पहले कितनी थी, 10,000 थी। ठीक है, हर साल कितने % से घट रही है, 20% से घट रही है, यानी 1 साल पहले कितनी रही होगी तो 10,000 का
20% कम कर दीजिए, यानी कि 80% इसकी अवधि रही होगी। फिर वर्तमान में कितनी रही होगी, फिर उसका 80%, यानी कि 10,000 का हर साल 20% घट रही है, 1 साल के बाद 80% रही होगी, फिर उसके बाद उसका 80% रही होगी। कुल मिला के उसकी कितनी अवधि रही होगी, यानी वर्तमान उसकी अवधि कितनी है, तो 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, 68 6400, यानी उसकी वर्तमान अवधि होगी वो कितनी होगी, 6400 होगी। हर साल उसकी 2% 10% सॉरी हर साल उसकी 20% से आबादी घट रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 45 के बराबर है, उनका अंतर 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 45 के बराबर है, उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए शॉर्ट तरीका क्या है इसका, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिनका अनुपातिक योग से 45 आपका पूरा कट जाए और जिनके अंतर से भी 25 पूरा कट जाए। देखिए 9 7 16, 16 से 45 नहीं कटता है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, और ये भी नहीं होगा। 3 और 5 8, 8 से भी 45 नहीं कटता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। दो संख्या का योग 45 है, मानिए दो संख्या हमारी ए और बी है, जिनका योग कितना है दे रखा है आपको 45, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है आपका 25। हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं, तो पहली संख्या ए कैसे निकालेंगे, ए निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 70/2 यानी कि 35। ठीक है, और बी निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों का अंतर कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, यानी कि 20/2 यानी कि 10। दोनों का अनुपात पूछा था आपसे, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, 35/10 कितना हो जाएगा, 7/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है, यदि रवि एक पुराने स्कूटर को 18,000 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मानते हैं कि रवि को उसका जो क्रय मूल्य है, रवि का जो स्कूटर खरीदता है वो कितने में खरीदता है, 100 यूनिट में खरीदता है। ठीक है, रवि के लिए उस स्कूटर का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 यूनिट है। जब उसे 10% की हानि पे बेचेगा तो उसे कितने में बेचेगा, यानी 100 यूनिट वाली चीज़ को तो 10% की हानि पे बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 90 यूनिट में बेचेंगे। और उसी को जब हम 15% लाभ पे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, तो 100 यूनिट वाली चीज़ को जब हम 15% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, 115 में बेचेंगे, क्योंकि 100 का 15% 15 ही होता है, 15 प्लस कर दें 115, और 100 का 10% 10 होता है, तो 90। अब आपको 90 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 18,000, कितनी दे रखी है, 18,000, जो कि 90 का कितना गुना है, जो कि 90 का 200 गुना है। आपसे 115 यूनिट की वैल्यू पूछी थी, तो 115 का 200 गुना कितना हो जाएगा, 115 का 200 गुना हो जाएगा 230 पे 2 0, यानी कि 23,000, कितना हो जाएगा 23,000। और यही आपसे पूछा था कि जब वो 15% लाभ पे बेचेगा उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 23,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु 15% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता, यानी पहले 15% का लाभ था, अब 18% का लाभ हो जाता है। तो लाभ पहले से कितना परसेंट बढ़ गया, 3% लाभ बढ़ गया। 3% लाभ बढ़ने की वजह से, 3% लाभ क्यों बढ़ा है, क्योंकि उसने 18 रुपये अधिक में बेचा है। तो 3% की जो एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर है, 18 के बराबर है। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 3% की वैल्यू 18 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये 3 का 6 गुना है, तो 100 का 6 गुना कर दीजिए, यानी कि 600 रुपये होगी। तो राइट आंसर इसका कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, 600 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए किसी धन का 6% बाद से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है 6750, तो उसी राशि पर उसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज की दर दे रखी है आपको 6% 1 साल की, तो 3 साल की दर कितनी बन जाएगी, 18%। और चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में क्या होता है, 6% की दर से 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनती है वो बनती है 19.1016%। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव रेट कितना बनेगा, प्रभावी दर बनेगी 19.1016, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, निकालोगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। 3 साल के लिए साधारण ब्याज की दर बन गई 18% और 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर बन गई आपकी 19.1016%। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो 3 साल का ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज, वो 18% की वैल्यू आपको दे रखी है 6750, 19.1016% की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज होगी। तो 18% की वैल्यू एक्चुअल में बराबर है
6750 के हमें चाहिए किसकी वैल्यू 19.1016% की वैल्यू चाहिए, जो कि हो जाएगी 6750 बटे में 18 गुणा 19.1016 ठीक है, 10-16% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें पूर्णांक में आंसर चाहिए। ठीक है, पॉइंट वाली संख्या आप फिलहाल मत लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर बनेगा 61716 यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में, बट आप सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट के बाद वाली संख्या को छोड़ दीजिए, आपको आसानी हो जाएगी करने में। 7163 आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में आंसर चाहिए तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को आप छोड़ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो धावक है किसी दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि उनमें से एक दूरी तय करने में दूसरे के 50-16 मिनट का अधिक समय लेता हो तो चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि दोनों स्थानों मतलब जो दूरी तय कर रहे हैं वो कितनी है, x किलोमीटर है। कितनी है, x किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब पहले धावक के द्वारा 15 की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4, और दूसरी द्वारा समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बट्टे 4। दूसरी चाल कितनी है, 16, और दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच के समय का अंतर है आपका 16 मिनट का। ठीक है, इसके पहले के द्वारा समय लिया गया समय इतना होगा, दूसरे द्वारा लिया गया समय आपका इतना होगा। दोनों के द्वारा लिए गए समय के बीच का अंतर कितना है, तो 16 मिनट। 16 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 15 बार। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 16x माइनस के 15x और बटे में आ जाएगा 15 गुणा 16, इधर हो जाएगा 11 बट्टे में 15। ठीक है, 15 से 15 खत्म, 16x में से 15x बनाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और 16 गुणा 11 कितना हो जाएगा 176। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 176। सॉरी ये आपका 4 था, यहाँ पे कितना था 4 था, तो 16 गुणा 4 करेंगे कितना जाएगा 64 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। देखिए कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 20 गुणा 15 कितना हो जाएगा आपका 300 वर्ग मीटर। ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर। अब फर्श की चौड़ाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, यानी कि 0.6 मीटर आ जाएगी इसकी चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो देखिए आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है, क्षेत्रफल के बराबर होती है, और क्षेत्रफल कितना है 300 मीटर इसको दे रखा है। तो लंबाई को मान लेते हैं x मीटर गुणा चौड़ाई दे रखी है 0.6 मीटर बराबर 300। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300 बटे में हो जाएगा 0.6, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा, 6 से कट जाएगा ये आपका 500 बार, यानी जो फर्श की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 500 मीटर निकल के आ जाएगी। और 1 मीटर का खर्चा कितना है 20 रुपये, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, कुल खर्चा हो जाएगा आपका, लंबाई दे रखी है 500 मीटर और 1 मीटर का खर्चा कितना है 20 रुपये। 500 इंटू 20 कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 4:9, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो देखिए आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो V1 बराबर यानी पहले बेलन का आयतन V1 बटे में दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है, पहले बेलन का आयतन क्या होगा V1 पाई R1 कितना है, पहले की त्रिज्या है 3, R1 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 इंटू एच कितना है पहले का 4 बटे में आ जाएगा दूसरे बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर, दूसरे की त्रिज्या कितनी है 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और ऊंचाई कितनी है इसकी 9। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 से 9 खत्म, पाई से पाई खत्म, 4 से 1 बार, 4 से 4 बार, तो अनुपात कितना आ गया V1 और V2 का अनुपात कितना आ गया 1:4। ठीक है, यही आपसे पूछा था, दोनों के आयतनों का अनुपात कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा। कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक पर अंक अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के उपरांत उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए अंकित मूल्य पर बट्टा भी दे रहा है और लाभ भी चाह रहा है, तो इस तरह के सवालों के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CP/MP
बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। एमपी क्या होता है? अंकित मूल्य। सीपी और एमपी में रिलेशन ये दर्शाता है फॉर्मूला, यानी कि सीपी और एमपी बराबर होता है, सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट मतलब छूट परसेंटेज यानी बट्टा, और 100 प्लस प्रॉफिट मतलब लाभ परसेंटेज। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। फिर देखिए सीपी अपॉन में एमपी बराबर 100 माइनस के बट्टा कितना दे रखा है? 10% का, और लाभ कितने परसेंट का दे रखा है? 10% का। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 90 बट्टे में 110। सीपी और एमपी का यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया 9/10 का, यानी यदि कोई चीज़ 9 की थी तो एमपी कितना दर्शाया गया है? 10 दर्शाया है। कितना बढ़ा के दर्शाया गया है? तो 1 बढ़ा के दर्शाया गया है। कितना बढ़ाया है? 1 बढ़ाया गया है। कितने परसेंट बढ़ाया गया है? सॉरी, यहाँ पे कितना था? 11 था ना। कितना बढ़ाया गया है? 2 बढ़ाया गया है। तो कितने परसेंट बढ़ाया गया है? तो 2 बढ़ाया गया है। कितने पे? लागत मूल्य से। लागत मूल्य से पूछा था ना आपको, देखिए लागत मूल्य से, तो लागत मूल्य कितना है यहाँ पे? 9 है। कितना परसेंट हो जाएगा? 100 से गुणा कर दीजिए। 2/9 बराबर होता है आपका 22 सही 2/9%। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको पहले पीछे भी कराया है, क्वेश्चन नंबर 6 कराया है। इस तरह क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कराया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखिए। दो संख्या का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ठीक है, दो संख्याओं का योग दे रखा है 40, उनका गुणनफल दे रखा है 375। मान लीजिए दो संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? एक संख्या हमने x मान ली और दूसरी हो जाएगी आपकी y हो जाएगी। ठीक है, अब बोला कि दोनों का योग दे रखा है 40, यानी आपको x प्लस y दे रखा है कितना? 40 दे रखा है। उनका गुणनफल दे रखा है कितना? x इंटू वाई दे रखा है आपको 375। पूछा क्या? उनके व्युत्क्रमों का योग। x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x, y का हो जाएगा 1/y। दोनों का योग पूछा है तो इसको सॉल्व करिए। सोल्व करेंगे तो पाई इंटू 1 बाई हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा, और बटे में आपका x इंटू बाई हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 40 और x इंटू बाई की वैल्यू दे रखी है 375। 5 से काटिए 8 बार, और 5 से कटेगा आपका ये 5 7 35, 2 बचे 5, यानी कि 8/75। कितना आंसर आएगा आपका? 8/75। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अब इसमें रीजनिंग आ गई थोड़ी सी, वो भी देखिएगा। 20 के बाद क्वेश्चन मार्क है 29, फिर 40, फिर 58 और फिर आपका 85। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखिए 58 और 85 का डिफरेंस कितना आता है? 27। 40 और 58 का 18 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? 11 का। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितना आना चाहिए, उसका लॉजिक, उसका हम लॉजिक कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 27 और 18 का डिफरेंस होता है आपका 9 का। ठीक है, 18 और 11 का होता है 7 का। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 9 7 5। 11 में 5 घटाएंगे कितना आएगा? 6। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 6 का आना चाहिए। 29 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 23। ठीक है, और फिर कितना आएगा आपका? देखिए 6 और 5, फिर यहाँ पे आएगा 3 का डिफरेंस, यानी यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 23 आएगी। कितना आएगी? 23, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। क्लियर? यहाँ डिफरेंस बनेगा 3 का। 6 में से 3 माइनस कर दीजिए, या फिर 20 में 3 जोड़ दीजिए, तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 23 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा 85, 53, 33, 20 और 17। फिर आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा। देखिए 85 में से 53 गए तो 32 बचेगा, और 53 में से 33 गए तो 20। फिर यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 11 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है? 5 का। क्या यहाँ पे कोई लॉजिक पकड़ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का बैठ रहा है? तो यहाँ बैठ रहा है आपका 12 का, यहाँ बैठ रहा है 9 का, यहाँ बैठ रहा है 6 का। 6 9 12, यहाँ 3 का अंतर आ गया। इसका मतलब अगला जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 3 का होगा। 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2 कम कर दीजिए, 17 में से कितना आएगा आपका? 15। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या वैल्यू आएगी आपकी? 15 वैल्यू आएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। तो
शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। एस को हमने बीच में बैठा लिया, टी को इधर रख दिया और क्यू को इधर रख दिया। बाकी हम अपने अगले क्वेश्चन के हिसाब से, अगली लाइन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। फिर बोला है कि क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। अच्छा, यहाँ देखिए एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। क्यू कहाँ बैठा है? आर के निकटतम बाईं ओर। तो आर कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पे, जिससे कि क्यू निकटतम बाईं ओर हो जाएगा इसके। फिर बोला है कि पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। पी कहाँ है? टी के बाईं ओर। पांचों व्यक्ति बैठ गए। अब पूछा क्या है? बीच में कौन बैठा है? तो बीच में इनमें कौन बैठा है? बीच में आपका एस बैठा है। यही आपसे पूछा भी था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी डी और ए 5 नगर एक दूसरे के निकट स्थित हैं। इनमें से ए जो है वह बी के पश्चिम की ओर स्थित है। आपको पता होना चाहिए दिशा होती है वो इस तरह से होती है। ये आपकी ईस्ट होती है यानी पूरब, ये वेस्ट पश्चिम, ये नॉर्थ और ये साउथ यानी उत्तर और दक्षिण। इस तरह से दिशाएं मानी जाती हैं। ठीक है, अब इस तरह से मानेंगे तो आपको बोला है कि जो ए है वो बी के पश्चिम में है। ए को यहाँ मान लेते हैं और बी को आप यहाँ मान लीजिए। तो ये बी जो ए जो है वो बी के क्या हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ए के पूरब की ओर हो जाएगा और ए बी के पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब बोला है कि सी जो है वो ए के दक्षिण में। तो सी कहाँ पर होगा? दक्षिण दिशा की तरह नीचे की ओर। तो सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी प्रकार ई की स्थिति बी के उत्तर में। ई कहाँ पर है? बी के उत्तर में है ई। ठीक है, तो ई आपका यहाँ पे हो जाएगा। और जो डी है वो ई के पूरब में है। तो डी कहाँ पे होगा? ई के पूरब में, यानी कि इस दिशा की ओर होगा। अब आपसे ये पूछा है कि डी के संदर्भ में ए की स्थिति बताइए, यानी कि ये दिशा बताइए, ये वाली दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? जिससे दिशा पूछी जाती है तो वहाँ पे क्या बनाते हैं? प्लस बनाते हैं। इस तरह से हम प्लस का साइन बना लेते हैं और इसमें ये आपकी पूरब हो जाएगी यानी ईस्ट हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ और ये आपकी साउथ। तो ये दिशा कौन सी होगी बीच वाली? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? दक्षिण पश्चिम वाली दिशा हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। कथन दिया है सभी कार्यक्रम फिल्म है। तो सभी कार्यक्रम क्या है? फिल्म है। तो ये आपका कार्यक्रम का गोला हो गया। ठीक है, ये गोला किसका हो गया? कार्यक्रम का। सभी कार्यक्रम क्या है? फिल्म है। और ये गोला हो जाएगा आपका फिल्म का। ठीक है, अब बोला है कि सभी नाटक कार्यक्रम है। सभी नाटक क्या कार्यक्रम? तो नाटक वाला जो गोला होगा वो कार्यक्रम के भी अंदर होगा। ठीक है, ये नाटक वाला गोला होगा। अब सभी फिल्म क्या है? थिएटर है। सभी फिल्म क्या है? थिएटर है। तो ये बाहर वाला गोला किसका होगा? थिएटर का होगा। ठीक है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है वो देखिए। निष्कर्ष बोला है कि सभी नाटक थिएटर है। सभी नाटक थिएटर है, पहला निष्कर्ष एकदम सही आंसर निकल रहा है। दूसरा बोला है कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं है। कुछ कार्यक्रम थिएटर नहीं है, तो ये आपका एकदम गलत निकल रहा है निष्कर्ष। तो कौन सा निष्कर्ष निकला? सिर्फ एक निष्कर्ष निकला। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तर्क और कथन वाला क्वेश्चन। देखिए कथन दे रखा है, क्या मांसाहारी भोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? इसके पीछे तर्क दे रखे हैं। हाँ, यह बहुत महंगा होता है, इसलिए हमारे देश के अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर है। देखिए महंगा हो जाने की वजह से किसी पर प्रतिबंध लगा देना ये तो जायज़ नहीं है। तो हमारा पहला तर्क मजबूत नहीं है। दूसरा देखिए, नहीं, हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में किसी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। एकदम बात सही है, प्रजातांत्रिक देश में प्रतिबंध लगाना ठीक बात नहीं होती। दूसरा हमारा तर्क क्या है? मजबूत है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? केवल तर्क 2 प्रबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये आपको दे रखा है 26 से लेकर 28 तक का दे रखा है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। धमकी का संबंध असुरक्षा से है तो ललकारना का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लड़ाई, बी दे रखा है संघर्ष, सी दे रखा है प्रयत्न और डी दे रखा है श्रम। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा लड़ाई। तो धमकी का संबंध किससे? असुरक्षा से। तो ललकारना का संबंध किससे होगा? लड़ाई से होगा। कोई जब धमकी देता है तो थोड़ा असुरक्षा, अनसेफ्टी फील होती है, और जब कोई ललकारता है तो उसे लड़ाई की आशंका लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए लड़ाई। दूसरा देखिए, नारंगी, छिलका, काष्ठफल क्या होता है? देखिए नारंगी के ऊपर क्या होता है? छिलका होता है, यानी कि संतरे के ऊपर क्या होता है? छिलका होता है। और काष्ठफल के ऊपर क्या होता है? तो उसके ऊपर कवच होता है। क्या होता है? कवच होता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फर्स्ट को इस तरह से लिखा गया है, तो घोस्ट को किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए फर्स्ट हो, इसमें क्या संबंध है, तो देखिए FIR को उल्टा कर दिया है RIF, और ST को उल्टा कर दिया है TS से, तो ऐसे इसको उल्टा कर सकते हैं। GHO को उल्टा कर देंगे तो OHG आएगा। OHG किस में है, OHG इसमें है, OHG इसमें है, इसमें दोनों में नहीं है, तो ये दोनों हमारा आंसर नहीं होगा। फिर क्या है, ST को उल्टा करेंगे तो TS आएगा, तो लास्ट में TS इसमें आ रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश क्या होता है, ए से लेके एम तक होता है। यदि उसको हम ए से लेके एम तक होता है, यदि हम उसको उल्टा कर देंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। आपसे पूछा कि बाईं तरफ से छठा अक्षर कौन सा होगा। बाईं से छठा कौन सा होगा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। छठा कौन सा होगा, एच वाला होगा। कौन सा होगा, एच वाला, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि शब्द मेंटल को इस तरह से लिखा जाता है तो टेस्ट को किस तरह से लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए एम को किस तरह से लिखा है इसने, एल और एन के रूप में लिखा है, यानी एम से पहले क्या आता है, एल आता है, और एम के बाद क्या आता है, एन आता है, यानी पहले और बाद वाले अक्षरों के रूप में इसने निरूपित किया है। तो ऐसे ही यदि हम इसको लिखेंगे तो टी से पहले क्या आता है, तो टी से पहले एस आता है, और टी के बाद क्या आता है, यू आता है। यानी शुरुआत किससे होगी, एस और यू से होगी। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, और ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए लास्ट में, देखिए लास्ट वाला चेक करिए, टी से पहले क्या आता है, तो टी से पहले ऐसा आता है, बाद में क्या आएगा, यू आएगा। तो जो शुरुआत हो रही है वही उसका एंड होना चाहिए, जो कि दोनों में सेम दे ही रखा है। ठीक है, और चेक कर लीजिए, ई से पहले क्या आता है, डी आता है, ई के बाद में क्या आता है, एफ आता है। डी एफ दे रखा है यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तीसरे बार को एस से पहले क्या आता है, एस से पहले आता है आर, और इसके बाद क्या आता है टी। एस यानी लास्ट के दो ये जो अक्षर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आर और टी होना चाहिए, जो कि आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31। देखिए ये आपके शब्द दे रखे हैं, इनको क्रम से लगाना है, तर्कसंगत रूप से लगाना है। बीज, पौधा, अंकुरण, भ्रूण, फूल और फल। तो सबसे पहले क्या बोया जाएगा, बीज बोया जाएगा। बीज में क्या होगा, बीज से क्या बनेगा, वो भ्रूण बनेगा। बीज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। भ्रूण से क्या होगा, अंकुरण होगा। भ्रूण में 3 नंबर वाला आएगा। अंकुरण बनने के बाद क्या बनता है, पौधा बनता है। पौधे पे फूल आएगा। फूल के आने के बाद फिर उस पर फल लगेंगे। यानी ये क्रम होना चाहिए 1 4 3 2 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही क्रम दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सीरीज दे रखी है और क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है आपको क्या है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, इनका डिफरेंस निकालिए। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इनका डिफरेंस आ रहा है आपका 81 का। इनका कितना आ रहा है, 64 का। इनका निकालेंगे तो 49 का। ठीक है, आपको पता है 81 किसका वर्क होता है, 9 का। 64 और 8 का वर्क होता है, और ये आपका 7 का वर्क होता है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 6 का वर्क होगा, और 6 का वर्क कितना होता है, 36। तो 113 में से 36 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 52 में 36 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 88। ऑप्शन 52 में 36 जोड़ेंगे कितना आएगा, 88 आना चाहिए। अच्छा सॉरी, 52 में 36 नहीं, 113 में से 36 माइनस करना है। 113 में से 36 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका और 77। कितना आएगा, 77 आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 77 ही आएगा ना। 113 में 36 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, तो 77 आएगा। और यहाँ पे कितना माइनस होगा, फिर आपका 25 माइनस होगा, यानी 5 का वर्ग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से ए और बी चलना शुरू करते हैं। ए कहाँ चलता है, पूर्व में 3 किलोमीटर। मैंने जो दिशा बनाई है वो इस तरह से बनाई है, ऊपर उत्तर है, ये दक्षिण है, नीचे इधर पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है। ठीक है, अब देखिए ए पूर्व दिशा में चलता है 3 किलोमीटर। ये चलता है 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में। यहाँ देखिए 3 किलोमीटर चला दिया मैंने। ठीक है, ये चलता है ए कहाँ चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में। फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। कितना चल गया, 4 किलोमीटर। ठीक है, बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। बी कितना चलता है, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। और दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये मैंने 2 किलोमीटर चला दिया। फिर से दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है।
फिर से दाएं बढ़ता है, कितना चलता है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चलेगा तो कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि तीनों 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ये होगी पूरी, और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ये होगी, 6 और 4 10, यानी बिल्कुल इसके ऊपर ही पहुँच जाएगा। ये यहाँ पे पहुँच गया था और बी का पहुँच गया यहाँ पे पहुँच गया। पूछा क्या है, ए से बी कितनी दूर है, यानी ये दूरी आपसे पूछिए, तो ये दूरी किसके बराबर होगी, इस दूरी के और प्लस ये दूरी के बराबर होगी। ठीक है, ये दूरी कितनी है 2 है, और ये दूरी कितनी है 5 है, 2 और 5 7, ये दूरी कितनी के बराबर होगी 7 किलोमीटर के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, ए 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है और दाएं मुड़ता है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये और ये सेम टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेम तरीके से जैसे ये क्वेश्चन हुआ है वैसे ही आपका ये क्वेश्चन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये सीरीज दे रखी है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। देखिए क्या लॉजिक लगा है इसमें, डी है, डी के बाद सी आया है यानी -k1 हुआ है, फिर बी आया -k1, फिर ए, फिर -k1, ए में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा जेड आएगा, यानी यहाँ पे जो भी शब्द आएगा उसका पहला अक्षर क्या आएगा जेड आएगा, जो कि सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दे भी रखा है, बाकी का हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इस तरह से आपको ये सीरीज दे रखी है, इसको भी बताइए कैसे, इसकी जगह पे क्या आंसर आएगा। तो देखिए m+1 n +1 o +1 p, यानी सब में क्या क्या हो रहा है +1 हो रहा है, p के बाद में क्या आता है q आता है, तो पहला अक्षर क्या आएगा इसका q आएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया भी है, बाकी का जब चेक करने की जरूरत नहीं है जब आपको एक ही ऑप्शन से आंसर निकल रहा है तो। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का, देखिए ये सीरीज दे रखी है, इसका बताना है आपको क्या आएगा। तो देखिए p से संबंध किससे r से, यानी कितना प्लस हुआ है, प्लस के 2 हुआ है, p के बाद में 2 जोड़ेंगे तो r आता है, फिर प्लस के 2 जोड़ेंगे t आएगा, फिर प्लस के 2 जोड़ेंगे तो v आएगा, और p में प्लस के 2 जोड़ेंगे कितना आएगा x आएगा। ठीक है, जो कि आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे। ठीक है, अब लास्ट वाले से चेक कर लें, लास्ट वाले दोनों में सेम है तो इसका मतलब दूसरे वाले से चेक करिए। तो n+2 p, p+2 r, r+2 t, t+2 करेंगे तो v आएगा, यानी x के बाद में क्या आना चाहिए v आना चाहिए, जो कि सिर्फ बी ऑप्शन में दिया भी है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस तरह के आपके 25 प्रैक्टिस सेट आने हैं। वीडियो आज कैसी लगी, प्रैक्टिस सेट समझ में आया कि नहीं आया, ये भी सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद जय भारत।